हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कमेंट की वजह से आप सभी ने इतना कमेंट और इतना प्यार दिया है। आप लोगों के कहने पे आज आप सभी को विज्ञान का वायरल पेपर कराने वाले हैं। देखिए, ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। आप सभी का 4 मार्च को विज्ञान का पेपर है। इसमें आप सभी को विज्ञान का एकदम संपूर्ण हल एक ही वीडियो में करा देंगे। तो यहाँ पे इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण हल कराने वाले हैं। तो आप इस पेपर को संपूर्ण हल आप करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 2025 के लिए विज्ञान का एकदम वायरल पेपर है। पेपर का सेट आप देख सकते हैं IM, और इसका संपूर्ण हल देखा जाएगा। देखिए, ये विज्ञान के पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, और जो पूर्णांक रहता है टोटल 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है और अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस सामान्य निर्देश को आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे निर्देश में दिया है कि प्रश्न पत्र जो 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों, उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्र पर नीले पेन अथवा काला बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से भरें। देखिए, आप लोग हिंदी का पेपर दे चुके हैं तो आपको OMR शीट भरने का तरीका पता चल गया होगा। यहाँ पे सब ध्यान क्या देना है कि जो खंड अ तथा खंड ब रहेगा विज्ञान में, इसमें 3 उपभाग आपको दिया रहेगा। यही आपको बस केवल ध्यान देना है। और जो सामान्य निर्देश है, आपकी जो पहला पेपर जो हुआ है हिंदी का, वही सब सामान्य निर्देश इसमें भी लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपके रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आपको आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग को नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिएगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे जिसके बारे में आप सभी को जानना जरूरी रहता है। तो चलिए सीधे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो रहते हैं वो सभी आपको कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खंड अ है। ठीक है, अब यहाँ पे खंड अ में जो पार्ट ए है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको पहले कराएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। तो आपको ये बताना। देखिए, इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ। देखिए, अवतल दर्पण है तो इस प्रकार से अवतल दर्पण आप बना लीजिएगा। ये है आपका अवतल दर्पण। देखिए, ये होता है ध्रुव, ये होता है आपका फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि एक प्रकाश किरण किस बिंदु से होकर जाएगा कि वो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस आ जाता है। तो देखिए, जैसे प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है वक्रता केंद्र से, यहाँ से जाएगा तो दर्पण से टकरा के अपने ही मार्ग में वापस चला आता है। तो ये कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, तो वक्रता केंद्र से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के एकदम डिटेल बताएंगे, जिससे आपके जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है ना, सभी कन्फ्यूजन एकदम दूर कर देंगे आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए, प्रश्न आपका है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ये है आपका दूसरा नंबर का। कह रहा है कि एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए, देखिए आपको प्रतिबिंब बना आभासी, सीधा, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। लेंस होगा, आपको लेंस के बारे में बताना है कि अवतल लेंस होगा चाहे उत्तल लेंस होगा। आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आवर्धित प्रतिबिंब बना है। इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब है, आवर्धित प्रतिबिंब है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण, अरे सॉरी उत्तल लेंस के द्वारा। देखिए, आपका 6वां कंडीशन उत्तल लेंस का पढ़ते होंगे, वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न सभी को याद होगा, पश्चिमाभिमुख मांसपेशियों के द्वारा होता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिक घटना है। ठीक है, तो नीले रंग के लिए उत्तरदायी यानी कि कौन ऐसी घटना है जो नीले रंग के लिए
उत्तरदायी होता है। तो ये होता है प्रकीर्णन। अब देखिए प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में चलता है तो वायुमंडल में अनेक प्रकार के छोटे छोटे वायु के कण होते हैं, जिससे प्रकाश टकराता है तो अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। यह घटना कौन सी घटना कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का पता है कि आज शिवरात्रि का दिन है, तो बगल में ही मंदिर है जहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसमें थोड़ी मोड़ी आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है 5वां नंबर का, कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी कि आपका प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, सवाल को पूरा लगा के बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाट देने का मतलब ये शक्ति पी का मान दिया है, कितना 440 है वाट है, ये मात्रक भी याद रखिएगा। वोल्ट देने का मतलब ये वोल्टेज है, यानी भी दिया है कितना 220 वोल्ट है, कितना है 220 वोल्ट है। अब प्रतिरोध मतलब होता है आर का मान पूछ रहे हैं। अब अपने दिमाग में फार्मूला को दौड़ाइएगा, कौन सा फार्मूला लगता है। देखिए फार्मूला होता है पी = वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर रख के हल कर लीजिए। पी का मान है 440, भी का मान है 220 स्क्वायर अपान आर। आर का मान ज्ञात करना है तो आर को क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, 400 को इधर पछान देंगे। देखिए आर इधर भेज दीजिए, ये 220 है तो 220 को क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर लेंगे, 220 × 220, और आर के जगह पे 400 आ जाएगा, 440 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 0 से 1 0, 22 के 22, 22 दूना के 44 होता है, 2 से कटेगा ये 11 12, तो कितना बचेगा 110। तो आर का मान कितना हो जाएगा 110 ओम। ये देखिए मात्रक भी याद रखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट आपके पेपर में आता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो 110 ओम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 110 ओम। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह और भी दिया है, यानी स्तंभ ये दिया है, इसमें इसको मिलान करना सीधा सीधा। यहाँ पे 4 ऑप्शन नीचे दिया, देखिए मिलान करके आपको बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका से सिखाएंगे, बस सीख लीजिए आप। देखिए क्या होता है, देखिए ये है ना, ये प्रतिरोध के सिंबल यहाँ से काट दिया गया है, यहाँ तीर खींच दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल प्रतिरोध होता है। कैसा होता है, परिवर्तित, इसलिए कि इसको तीर को आगे पीछे करके प्रतिरोध को परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि पहले का तीसरा हो गया। देखिए ए से क्या होता है, अमीटर होता है, ठीक है। ए से क्या होगा, ये अमीटर होगा। तो देखिए अमीटर यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ से अमीटर को अमीटर से मिला लीजिएगा। देखिए ये सेल यानी बैटरी का सिंबल है, किसका सिंबल है, अब जब बनाते होंगे प्रतिरोध का तो वहाँ पे बैटरी से जोड़ते हो ना, तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, बैटरी का हो जाएगा। और देखिए बस शेष एक बच रहा है, तार के क्रॉसिंग, तो इसको किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए पहले का कौन सा है, तीसरा है। तो चलिए ऑप्शन में खोजिए पहले का तीसरा। देखिए पहले का तीसरा ये है, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ठीक है, मिल गया। दूसरे का देखिए कौन सा, चौथा। तो दूसरे का चौथा यहाँ भी दिया, इधर देख रहे दूसरे का चौथा कहीं पे दिया है, तो दूसरे का चौथा कहीं पे नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद मिला सकते हैं, तीसरे का दूसरा है, तो देखिए तीसरे का दूसरा से मिलाया गया है, ये है पहले से, तो पहले से मिलाया गया, यानी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह आप खोज लेंगे। समझ में आ गया ना। फिर भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 7वां नंबर का, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थित होता है। अब बताइए ध्यान से कि किसी भी चुंबक को यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो आप हमेशा देखे होंगे कि उत्तर वाला सिरा उत्तर के साथ और दक्षिण वाला सिरा दक्षिण के साथ होता है, बस यही डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए उपभाग 2 है, ठीक है। उपभाग 2 का मतलब इसमें रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है। देखिए अब कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में कौन सी धातु नहीं होती, देखिए मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होता है, कॉपर भी ठोस अवस्था में होता है, एल्युमिनियम ठोस अवस्था में होता है, जबकि मरकरी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। जबकि ये पूछा नहीं तो कौन सा नहीं होता है, तो मरकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ठोस अवस्था में मरकरी नहीं होता, अर्थात किस रूप में होता है, तो द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक जब आपस में अभिक्रिया होता है तो क्या मिलता है, देखिए अम्ल और क्षारक का परस्पर क्रिया कराया जाता है तो आपको लवण मिलता है, और क्या मिलता है, साथ में जल मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया आपको बताना है। जैसे देखें CaCO3 इस पे उष्मा दिया गया है, ये क्या हो रहा है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है, और साथ में क्या बन जा रहा है आपका CO2 बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो देखिए जब उष्मा देने के बाद ये विघटित हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका विघटन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया होगा। देखिए विस्थापन तो होगा नहीं, इसलिए कि दो है इसको दो भागों में टूट जा रहा है, जब टूटता है तो इसे क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब चलिए 11 नंबर के सवाल को देखते हैं। 11 नंबर का सवाल है कि श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो देखिए श्रृंखला का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, कार्बन में। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जब पढ़े होंगे IUPAC नाम तो उसमें देखे होंगे बहुत सारे श्रृंखलाएँ निकलती है, तो किस में गुण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कार्बन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 19 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से एल्काइन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एल्काइन है। अब देखिए एल्काइन के बताने का मतलब क्या हुआ कि देखिए आइन एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। चलिए आपको लिख के इसको समझा देते हैं, तीनों को एक ही जगह समझ लीजिए। देखिए एक होता है एल्केन, एल्केन होता है, एक होता है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, ये तीसरा नंबर का एल्काइन होता है। इसका पहचान कैसे करते हैं श्रृंखला के रूप में, देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्काइन होता है। तो चलिए अब ऑप्शन में खोजिए। देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गया ना, इससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए अब चलिए ये था आपका 12 नंबर का। आप 13 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए 13 नंबर का कर ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है, या ईंधन के रूप में और औषधियों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे देखिए एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन। देखिए ईंधन और औषधियों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका एथेनॉल। क्या प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए उपभाग 3 है, उपभाग 3 में क्या होता है कि जीव विज्ञान के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है, तो कौन भाग लेती है आपका, जैसे तंत्रिका, साइटॉन, म्यूटॉन, नेफ्रॉन। देखिए गुर्दे में क्या होता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर पे। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर का सवाल। देखिए क्या होता है 16 नंबर का कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। देखिए स्वपोषी मतलब होता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या आवश्यक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता पड़ता है, क्लोरोफिल की भी और सूर्य के प्रकाश के भी। तो इसका मतलब हुआ इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ के बताइएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पायरुवेट का ऑक्सीकरण किस कोशिका के किस भाग में होता है। तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो ये तो सब लोग को पता होगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के उत्पादन के लिए किया था। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जवाब ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किस लिए किया था, वो तो मटर के पौधे पे किया था, लेकिन मटर के उत्पादन के लिए थोड़ी नहीं किया था। उसने किया किसके लिए किया, तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से मारेंगे, जैसे यहाँ पे हम गलती कर दी या आप लोगों को भी गलती हो सकता है, इसलिए कि मटर के पौधे पर उसने क्या किया था, प्रयोग किया था, लेकिन किस लिए किया था, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। तो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से मारिएगा, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसको याद रखिएगा, इसका ए वाला सही जवाब होगा। CFC जो होता है ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपका है
कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। तो देखिए आप जो पर्यावरण वाला जो चैप्टर है उसको जरूर बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा ना। तो यहाँ पे घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला बनाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट में ये लिख के बताइए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब देखिए खंड ब के सभी प्रश्न को करा देते हैं आपको। जैसे वर्णनात्मक प्रश्न है, उपभाग फर्स्ट है। देखिए पहला प्रश्न है उपभाग फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पे आपके भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, यानी प्रकाश अपवर्तन की घटना जो होती है उस घटना को आपको समझाना है, कैसे समझाएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से पहले लिखें, आप इन सबको देख लीजिए आराम से। प्रकाश अपवर्तन की कैसे लिखेंगे। तो देखिए प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन को लिखेंगे कैसे। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे दिखाएंगे। आप सभी साइंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख के इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो देखिए जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और जब ये प्रकाश की किरण जो होता है दूसरे माध्यम में जाता है तो इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा होता है कि जब प्रकाश की किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा ना, जो यहाँ पे बताएं उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस तरह आप दिखा सकते हैं कि आई का मान जो होता है आर से अधिक होता है, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। और इसके साथ में लिख सकते हैं अगला पॉइंट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचारित होती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह देख सकते हैं आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रही है ये आपतन कोण आई का मान, इससे क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में आई का मान आर से अधिक है। ठीक है, और इस कंडीशन में देखिए आई का मान जो है आर से कम है, यहाँ पे अधिक है यहाँ पे कम है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका भी आपको आंसर बताते, एक बार देख लेंगे तो सभी प्रश्न आप यदि पढ़े हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कापी पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहिएगा चाहे दूर दृष्टि दोष कहिएगा, क्या होता है दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि जो मानों में दोष होता है वही दोष उसको दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, लिखेगा नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, कब रखना पड़ेगा, जब दूर दृष्टि दोष होगा तब। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, आपको इस तरह चित्र भी बनाना रहता है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु के यहाँ पे रखेंगे तो इसके द्वारा जो चित्र बनाएगा, देखिए मानव का नेत्र है, इसमें जब आप चित्र बनाते हैं तो बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर ना बन के इसके क्या बनता है, रेटिना के पीछे ही प्रतिबिंब बनने लगता है। कब बनता है, जब दूर दृष्टि दोष मानव में रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण भी देख लीजिए, कभी कभी आपसे कारण भी पूछता है, तो हम सब प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। कारण क्या है, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन सा, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका निवारण कैसे करेंगे। देखिए इसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण करने के लिए जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए चित्र में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे मानव का नेत्र हुआ, मानव के नेत्र में उत्तल लेंस तो होता ही है, आप चश्मा जो पहनेंगे उस चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से चलने वाले जो किरणें होती हैं प्रतिबिंब पीछे न बन के वो उसको प्रतिबिंब कहाँ पे बना देता है, रेटिना पर बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चित्र को आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंस रखा गया है, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर होने के बाद ये प्रकाश किरणों के रेटिना पर एकत्रित करता है जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये था आपका दूरदृष्टि दोष के बारे में निवारण, कारण क्या था इसका, सब इस तरह आपको लगाना रहता है। ठीक है, लिखना रहता है, सब लिख लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है दूसरा,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखना है। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए, इसका दो उपयोग भी आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं आप सभी को। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला होता है कि 1/F, यानी फोकस दूरी का फार्मूला तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यू का मान जब सवाल हल करेंगे तो उसमें यू का मान माइनस में लेना रहता है, भी का मान प्लस में और एफ का मान भी प्लस में। लेकिन जो सवाल में पूछा है सिर्फ फार्मूला पूछा था, केवल आपको इतना लिखना था। देखिए, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं उत्तल दर्पण का, तो आपको इसी तरह बता देते हैं कि जो आपका बाजार होता है, बाजार में जो लैंप लगा होता है उस लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आपका वाहन होता है, वाहन के बगल में जो शीशा लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वहाँ पे भी उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा। गाड़ी के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, और बाजार में लगे लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं, ये तथा आपका सभी का उत्तर। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, सेकेंड वाला। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे, देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे, चलिए लगाते हैं और बताते हैं। इस सवाल को सीख लीजिए, ऐसे सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, देखिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी कि वस्तु की लंबाई क्या है, तो वस्तु की लंबाई देखिए, वस्तु की लंबाई इसको किससे मानेंगे, एच से मानेंगे, यानी एच माना जाता है 2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। कर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यहाँ पे रखिए, पर उत्तल लेंस तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस का नाम, उत्तल लेंस, जैसे आपको पता चल जाएगा क्या क्या लेना है। देखो उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या है, आपका फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किससे दिखाते हैं, एफ से। एफ बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो देखिए जब उत्तल लेंस रहता है तो फोकस दूरी किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, ये पहले प्लस में होता है। ठीक है, इस चीज़ को जानते रहिएगा कि प्लस में लेना है। इसके साथ में देखिए आगे पढ़ते चले जाइए, उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। देखिए वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी यानी जिधर वस्तु को रखा जाता है ना, वस्तु की दूरी को यू से दिखाया जाता है। यू का मान हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। अब आगे पढ़िए क्या करा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पहले ज्ञात करना है, यानी कि भी बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। चलिए यहाँ लेंस का फार्मूला आप सभी को बता देते हैं। देखिए फार्मूला होता है फोकस दूरी का 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला आप क्या करेंगे, सवाल को लगा के पहले भी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1/F का मान कितना है, 20 है, तो 20 रख लीजिए, प्लस में है ना, बराबर 1/V का मान ज्ञात करना, माइनस 1/U का मान क्या है, -30 है। ठीक, अब देखिए चलिए हल करते हैं। देखिए 1/20 बराबर 1/V। देखिए ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1/30 हो जाएगा। अब 1/30 को इधर पक्षांतर करके लाइए, तो देखिए 1/20, ये प्लस है इधर आके माइनस 1/30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। अब इसको एलसीएम जैसा 20 और 30 के एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। 20 त्याएँ, देखिए इसका इसमें भाग देंगे, 20 त्याएँ 60 और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। इसी तरह इसका भाग देंगे 2 बार में, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी V 1/V हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 1/60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/V। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर, V को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यानी V बराबर कितना आया, 60 सेंटीमीटर आया। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितना आया, प्रतिबिंब की दूरी, V बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखिए सवाल में तो आपको सिर्फ ये पूछ नहीं रहा है, इसके अलावा क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तथा प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में ना, यानी कि आपको प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो देखिए इसके लिए आपको आवर्धन निकालना पड़ता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछता है आवर्धन यम बराबर होता है आपका H' बराबर V/U होता है। V अपन क्या होता है, ये U होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा फार्मूला में याद रखिएगा क्या होता है ना। अब यहाँ मान रख के पहले ज्ञात कीजिए। देखिए H का मान कितना दिया है सवाल में, 2, तो H' आपको ज्ञात करना है, तो 2 रख लीजिए।
अब चलिए यहाँ मान रखते हैं। भी का मान कितना है, तो भी का मान तो अभी आपको पता है कितना आया, भी का मान 60 आया, देख सकते हैं। तो यहाँ भी की जगह पे तो 60 रखेंगे। यू का मान कितना है, -30 है, तो -30 रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 30 से कटेगा, 30 दूना के 60, दो बार में, तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, अब बटा में 2, ये माइनस कितना बचेगा 2, अब तिरिया गुणा कर लीजिए, तो एच डैश बराबर कितना होगा, 2 का 2 में 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एच डैश यानी कि आपका प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। माइनस चिन्ह यह बताता है कि आपकी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, समझ में आ गया ना। और यहाँ प्लस आने का मतलब ये होता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। जब उल्टा बनता है तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा, उल्टा वस्तु से कितना गुना प्रतिबिंब बना, देखिए 2 है तो इसका दुगुना बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 है, यानी वस्तु रखा है 2 और प्रतिबिंब कितना बना है, ऊंचाई इसका 4 गुना, अब मतलब 4 बना तो दुगुना बन रहा है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बनता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, जब ये सवाल आएगा तो इस प्रकार से इतना आपको लगाएंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो लगाने का तरीका ये था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थित धारावाही चालक पर बल, तो ये तो था आपका। इस तरह लिखे कि एक, आपको लिखना नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि सिर्फ प्रश्न में जो पूछा उसके अनुसार सिर्फ आपको बताना है कि किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको इसी तरह बता देता है कि ये आपका धारा पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है और चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, बस इतना लिखना है। लेकिन आपको पूरे सवाल का जवाब बता दे रहे हैं कि आपको इसका पूरा जवाब देने लगा तो कैसे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, ये लंबवत इस पर बल लग रहा है। तो जो यहाँ पे आया है उसी को मान लीजिएगा कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में यल लंबाई का एक चालक तार जिसमें आई एम्पियर धारा बह रही है। यदि चालक की धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो तो चालक पर लगने वाला बल यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए आपको सिर्फ यहाँ से लिखना था कि जो बल लग रहा है वो किस पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और चित्र के माध्यम से लिखेंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा आपको। बल यह का मान तार के में प्रवाहित धारा के आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी धारा के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। यह का मान बी के समानुपाती होता है, यानी बी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यह का मान यल के अनुक्रमानुपाती होता है, यल पे भी निर्भर करता है। तो समीकरण 1 2 3 से देखेंगे, सभी को एक जगह कर लेंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू आई बी एल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह फिजिकल टू के आई बी एल हो जाएगा। तो यहाँ से के नियतांक हट जाता है इसलिए कि ये कांस्टेंट होता है, यह फिजिकल टू आई बी एल हो जाएगा। आई तथा बी के बीच बनने वाला कोई यदि थीटा हो तो आपका फार्मूला हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पे के का मान यदि 1 लेते हैं तो यहाँ के का मान क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। यदि थीटा बराबर 0 है तो आपका बल क्या लगेगा, 0 हो जाएगा। यदि 90 है तो आपका आई बी एल हो जाएगा, यानी अधिकतम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ जो प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ यहाँ तक लिखना था, यानी कि किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र पर और लंबाई पर निर्भर करता है, बस इतना आपको लिखना था, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है कि चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को आप जानते होंगे, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो देखिए इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सवाल बता देते हैं ना, जो ये थ्योरी वाला है इसको थोड़ा सा आप प्रश्न को देख के याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल है कि दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभाजन की गणना कीजिए। इस सवाल को देखिए कैसे हल करेंगे। आपको सभी सवाल हल करा दे रहे हैं ना, जितने भी सवाल रहेंगे सभी सवालों को आपको हल करा देंगे। यहाँ पे देखिए दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच है, तो ये परिपथ है। देखिए ये परिपथ है तो पहले परिपथ को अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए जैसे आपको हल करना उसी तरह बता रहे हैं, इसी तरह आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, फिर ये बना लीजिएगा, फिर यहाँ से ये बना लीजिएगा, यहाँ से बना लीजिएगा ऐसे।
स्केल कैसे बनाएंगे, सीधा बनेगा आपका ये 6 वोल्ट। देखिए सेल का सिंबल था आपका, आया भी था, ठीक है। ये देखिए 5 ओम का है, ये सिंबल ओम का होता है, ये 4 ओम का होता है। और यहाँ पे ये कितने ओम का होता है, 4 ओम का, ये 10 ओम का, और ये भी 10 ओम का होता है। और यहाँ पे दिया है ए पॉइंट, यहाँ पे दिया है बी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा था कि दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले ये देखिए 4 ओम किस क्रम में है, तो पहले इसको बताइए। देखिए 4 ओम समानांतर क्रम है किसके, 4 ओम का। पहले इन दोनों को हल कीजिए, फिर देखिए, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए 1/r बराबर क्या होता है, 1/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आपका ये हर बराबर है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, अरे 1/4 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, यानी कुल मिला के 1/2 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर ऊपर जाएगा तो इधर से 2 भी ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये आर का मान कितना आया यहाँ पे, इसको हल करने पे 2 ओम आ गया। अब देखिए इसके बाद ये 10 ओम किस क्रम में है, तो इसको पहले हल कीजिए, फिर इसके बाद जोड़िएगा, ठीक है। 10 ओम समानांतर में है किसके, 10 ओम के। ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है, इसको भी इस नियम से जोड़ेंगे। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। देखिए ये बराबर है 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। देखिए इसी तरह ये r ऊपर जाएगा आपका, तो इधर से 5 भी ऊपर चला जाता है, तो r बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका नया सर्किट कैसे बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहाँ सर्किट बना के बता देते हैं। आपका नया सर्किट बनेगा इस तरह, देखिए इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, बैटरी जोड़ दीजिएगा, या सेल है, जो सेल है जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों को हल किया तो कितना आया है, 2 ओम, तो ये आप इसके स्थान पे 2 ओम हो जाएगा। और ये देखिए आपका 5 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 ओम होगा। और इसको हल किया तो कितना आया, 5 ओम, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पे दिया है 6 वोल्ट। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध में तो देखिए 2 ओम, 5 ओम, 5 ओम किस क्रम में, सीरीज क्रम में है, तो लिखेंगे 2 ओम कामा 5 ओम कामा 5 ओम श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, बस इतना लिख देंगे तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। अब देखिए जब श्रेणी क्रम में है तो क्या करेंगे, इसके लिए आप बस बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ये करेंगे, r बराबर फार्मूला हो तो r1 प्लस r2 प्लस r3, यहाँ पे बस मान रख लीजिए 2 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 2 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो गया, 12 ओम हो गया, ठीक है। यानी कि आपका पहला जवाब तो यही पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, था तुल्य प्रतिरोध तो 12 ओम आ गया। इसके अलावा पूछ रहा है यहाँ सवाल में कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 ओम मतलब इसके बीच में, इसके और इसके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो जब भी विभवांतर ज्ञात करना रहेगा तो आपको पहले धारा ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए धारा ज्ञात करते हैं। तो देखिए आई बराबर कितना हो जाएगा, V/R होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस परिपथ का वोल्टेज कितना है, तो 6 वोल्ट, यहाँ 6 रखिएगा बटा में पूरा R। तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, देखिए तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आया है, 12, तो पूरा 12 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना के 12, कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आई का मतलब 1/2 एम्पियर आने का मतलब कि आपका देखिए इसमें 2 एम्पियर का धारा जाएगा, तो इसमें भी 2 एम्पियर का ही धारा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5 ओम में क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। तो 5 ओम में विभवांतर देखिए विभवांतर बराबर V बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला IR होता है। तो यहाँ पे देखिए विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान कितना है, तो देखिए सीरीज क्रम में तो धारा का मान समान होता है, तो 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। R का मान कितना है, जिसमें पूछ रहा है वही वाला R रखते हैं, इसमें पूछ रहे थे यहाँ 5 रख लेंगे। अब 5 के 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो दशमलव में कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दे आंसर पूछ रहा है तो 2 आंसर आप बता दिए। तो जितना सवाल में पूछेगा उतना आपको बताना पड़ता है, तो भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप लगाइएगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इतना सवाल लगाएंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसके सामने यह सवाल है, देखिए कह रहा है कि वैद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। फ्यूज के बारे में आप पढ़े होंगे, फ्यूज के बारे में जानते होंगे। किसी मकान में कुल
अधिभार 2200 वाट है। विद्युत आपूर्ति की 220 वोल्ट पर की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमानता क्या होना चाहिए? विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक लिखिए। ये टोटल 3 नंबर का है। देखिए कैसे इसे लिखेंगे। देखिए फ्यूज़ के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने है फ्यूज़। फ्यूज़ के बारे में बस इतना ही लिखना है। लिखना है वह व्यक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है, विद्युत फ्यूज़ कहलाती है। इस तरह आप एक चित्र बना देंगे तो बहुत अच्छा नंबर इस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये फ्यूज़ के बारे में था। यानी कि जब अधिक से अधिक धारा जाता है उसको डिसकनेक्ट करने के लिए जो तार यूज किया जाता है उसी तार को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। ये फ्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ्यूज के बारे में आपको इसके बाद क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे देखिए फ्यूज का अनुपातांक क्या होना चाहिए, यानी कि धारा का मान पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ वाट देने का मतलब कि ये आपका पी का मान दिया। पी का मान कितना दिया है? 2200 वाट दिया है। यहाँ पे देखो विद्युत आपूर्ति की भी का मतलब होगा कि वोल्टेज भी का मान दिया है कितना? 220 वोल्ट दिया है। ठीक, यहाँ पे धारा का मान पूछ रहा है तो देखिए P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? भी आई होता है। आई का मान ज्ञात करना है तो भी को पक्षांतर कर लीजिए तो P बटा के क्या हो जाएगा? भी आई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आई का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप? यहाँ से चलिए आपको बता देते हैं। देखिए हम यहाँ पे तो आई बराबर भी लिख सकते हैं कितना? P बटा के भी, यहाँ मान रख लीजिए। P का मान दिया है इतना और बटा भी का मान कितना दिया है? 220। देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 22 से 22 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा? ये एम्पियर का सिंबल होता है तो 10 एम्पियर ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है और इस तरह सवाल लगाना है। फिर इसके बाद पूरा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछता तो जूल होता है, लेकिन व्यापारिक मात्रक क्या होता है? व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक मात्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किलो जूल। क्या होता है? किलो जूल व्यापारिक मात्रा। ठीक है, तो इस तरह आपको आंसर यहाँ पे लिखना रहता है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है सवाल आपका कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। देखिए व्यापारिक मात्रक में किलो जूल नहीं होता है, किलो वाट घंटा होता है। किलो वाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा ना, किलोवाट घंटा होता है। KWH पढ़े होगा ना, किलोवाट घंटा, KWH ये मात्रक होता है, व्यापारिक मात्रक। समझ में आ गया। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। देखिए आपको बता देते हैं, घर में जो तार यूज होते हैं, देखिए आपका एक फेज होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है, एक जो होता है अर्थ यूज होता है। ये 3 तार प्रयोग किए जाते हैं। अर्थिंग जिसे बोलते हैं अर्थ। ठीक है, ये अर्थिंग लिख सकते हैं, पूरा अर्थिंग। देखिए फेज का जो कलर होता है लाल कलर का होता है, न्यूट्रल का जो होता है काला कलर का होता है। रंग बता रहे हैं आपको, ये याद रखिएगा। और अर्थिंग का जो होता है हरा रंग का होता है। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाता है आपसे। तो इन सभी रंगों को आप याद रखिएगा। फेज का कलर कैसा होता है? लाल, न्यूट्रल का होता है काला और अर्थिंग का जो होता है हरा कलर का होता है। तो ये था आपका सवाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पे भाग 2 है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए रसायन विज्ञान के जो सवाल है इसको आपको भाग 2 लाएंगे, उसमें करा देंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या आप जैसा कहिए कमेंट में लिखिए, यदि आपको अभी करवा दें। देखिए आपका होमवर्क में रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कभी बायोलॉजी का भी उपभाग 2 है, उपभाग 3 है, इसमें बायोलॉजी के भी प्रश्न भी हैं, तो बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका सेकंड पार्ट चाहिए ना, तो सेकंड पार्ट में इसको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट कम से कम 100 कमेंट करना पड़ेगा कि आप इसका सेकंड पार्ट लाइए। यदि कमेंट करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट ला देंगे। ठीक है, जिसमें आपको रसायन विज्ञान के जो शेष सवाल बचे हैं और जीव विज्ञान के जो शेष सवाल बचे हैं सभी प्रश्नों को आपको करा देंगे। तो देखिए आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।